मोटा आदमी की पहले छोटा लड़का, वही ना खा पी के मोटा होगा। तो पहले लिटिल बॉय, उसके बाद फैट मैन। लिटिल बॉय टोक्यो को मारने जा रहा था, इसको कहा था 15 अगस्त तक अगर आप सरेंडर नहीं कर देते मार देंगे टोक्यो को। जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। देखिए जो परमाणु बम गिरता है, परमाणु बम एक्चुअली खतरनाक नहीं होता है। तो पहले हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945, उसके बाद एन आता है, एबीसीडी में पहले एच आ जाता है। ये कौन आता है, 9 अगस्त 1945 नागासाकी में। समझ में गया। इसका वाला का नाम था लिटिल बॉय, एटम बम कह रहा है। इसका था फैट मैन। फैट मैन पहले छोटा लड़का, और छोटा लड़का उसके बाद फैट मैन। तो एबीसीडी में पहले एच। अब बताइए, पहले मोटा आदमी की पहले छोटा लड़का, वही ना खा पी के मोटा होगा। तो पहले लिटिल बॉय, उसके बाद फैट मैन, लिटिल बॉय के बाद फैट मैन। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत। ये वाला था यूरेनियम का, ये वाला था पोलोनियम का। पहला वाला किसका था, यूरेनियम, दूसरा वाला पोलोनियम था। उसके बाद ये तीसरा मारने जा रहा था टोक्यो पे 15 अगस्त 1945 को, टोक्यो को मारने जा रहा था। इसको कहा था 15 अगस्त तक अगर आप सरेंडर नहीं कर देते मार देंगे टोक्यो को, नहीं तो क्वेटो को मारेंगे। 2 शहर इसके टारगेट पे थे। तो जापान ने सरेंडर कब कर दिया, 15 अगस्त। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का दिन कौन सा रखा, 15 अगस्त। सोच समझ के रखा है सरकार, 15 अगस्त को हम लोग को आजादी मिल गई, क्योंकि उनको यहाँ एक जीत मिली थी। तो ये 15 अगस्त के दिन जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। देखिए जो परमाणु बम गिरता है, परमाणु बम एक्चुअली खतरनाक नहीं होता है। रियल में अगर आप देखेंगे तो परमाणु बम एक प्रकार का प्रदूषण है, एक जानलेवा प्रदूषण है। वो जहां फैलता है, जहां गिरेगा, वो बस 5 किलोमीटर के एरिया में डायरेक्ट डैमेज करेगा, इससे ज्यादा नहीं। पटना पे गिरेगा ना, तो पूरे पटना की बिल्डिंग भी नहीं गिरेगी, जिस एरिया में गिरेगा उसके सर्किल में 5 किलोमीटर के एरिया में ले जाएगा। तो जहां परमाणु बम गिरता है उसके 5 किलोमीटर के एरिया में डायरेक्ट ये ब्लास्ट करता है, क्योंकि जब ब्लास्ट होता है ना तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलता है, गर्मी, आग लग जाती है। और जब कभी भी तेजी से कोई चीज जाता है तो वो हवाओं को क्या करता है, ढकेलता है, और ये हवाएं शॉक वेव का रूप ले लेती हैं और बिल्डिंग को क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं। यहां तक में इसका जो मतलब खतरा है वो उतना नहीं होता है। मेन इसके बाद काम करते हैं एक्सरे। क्या करता है, एक्सरे। एक्सरे का काम होता है, ये क्या करता है, जितने छोटे मोटे चीजें सबको छेद देता है। हम लोग की जो बीमारियों की जांच होती है, हड्डी में छेद सुराख तो नहीं है, या दांत में कहीं होल तो नहीं है, या सोना चांदी में कहीं बीच में छेद तो नहीं है, हीरा लिए हैं कहीं बीच में छेद तो नहीं है, इसकी जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्सरे। तो वो एक्सरे 6 रोंटगन का होता है। जबकि अगर हमारे ऊपर डॉक्टर 20 रोंटगन का लगा के कहेगा सीना का एक्सरे करना है तो नुकसान कर देगा, हम बीमारी पैदा कर सकता है। इससे 250 रोंटगन का निकलता है। इससे एक्सरे कितना निकलता है, 250। आदमी यहाँ खड़ा करेगा ना तो मांस उड़ा देता है, कंकाल बच जाता है, इसे झड़ जाएगा आदमी उठाएगा, अरे चचा कहाँ गए, समझ में गया, उड़ा देता है। इसका बाप आता है इसके बाद गामा किरण। कौन सा, गामा रे। ये तो ससुरा तनी सा बकस भी देता है, एक्सरे हड्डियों को नहीं छेदता। गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, मार देता है कहां पर, दिल गुर्दा सब छेद देता है। इसके अलावे ये विकिरण अगल बगल की हवाओं में चला जाता है, और जब ये हवाओं में फैलेगा ना तो ये दूर जाएगा तो शक्तिशाली नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी इतना शक्तिशाली रहता है कि हमारे शरीर में घुस जाता है। और हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है, और कोशिकाओं में क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए। और डीएनए के इस न्यूक्लियोटाइड को पता है कि अगली आने वाली पीढ़ी में एक का काम है हाथ बनाएगा, एक का काम है कान बनाएगा, कोई किडनी बनाएगा, कोई गुर्दा, कोई फेफड़ा, कोई कुछ। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एक्को को इसमें से हम क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं, यहां से मान के चलिए एक ठो को क्या कर दिए, यहां से उड़ा दिए, तो ये जिस चीज का निर्माण कर रहा था, हमारे शरीर में जिस अंग का निर्माण कर रहा था, तो आने वाली संतान में वो वाला अंग रहेगा। अब ये डिपेंड करता है किसका कौन वाला उड़ाया है। किसी का आंख वाला उड़ा दिया तो उसका लड़का बिना आंखें का पैदा होगा,
किसी का मुड़िए वाला उड़ा दिए, सोचो बिना मुड़िए का हो जाएगा। किसी का दिल वाला उड़ा दिया, पैदा होगा दिले नहीं है। डिपेंड करता है कि किसका कौन सा उड़ाया है। तो मेन जो होता है परमाणु बम का खतरा, परमाणु बम के फटने के तीसरे दिन से चालू होता है। परमाणु बम फटा आज, खतरा कब से होगा? तीसरा दिन, क्योंकि हवा में ये प्रदूषण फैलेगा और जहां जहां फैलेगा जो इसके संपर्क में आएंगे वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और 30-40 किलोमीटर दूर तक में जो जाएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका क्या कर देगा? डीएनए चेंज कर देगा। अब उनका बच्चा जो होगा उनमें ये वाला एगो हिस्सा नहीं, तो बिना हाथ का होगा, और ओकरों में ये वाला नहीं रहेगा, वो बिना हाथ का रहेगा। अब मेरी, और ये जो रेडिएशन रहता है, आप कहेंगे कि खत्म कब होगा? मान के चलिए कोई भी चीज एगो एरिया होता है ना, कब खत्म हो जाता है? 3 लाख साल में। कितने साल में? तो जो नागासाकी और हिरोशिमा में, वहां आज भी लड़के कैसे पैदा होते हैं? विकलांग, अपंग। और कब तक पैदा होंगे? अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, अभी 100 साल भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत खतरनाक होता है ये परमाणु बम। ये मेनली परमाणु बम क्या होता है भाई? एक तरह का रेडिएशन है, और सबसे पहले ये मारता है हमारी गला को, हमारी गला को। यहाँ थायराइड जो ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि, ये सबसे तेज रेडिएशन को कहती है। कहाँ ही कुछ नया नया चीज मिल रहा है तो घोंप लेती है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन होती है? थायराइड का। इसलिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली दी जाती है। जब कभी भी परमाणु रिएक्टर में कहीं ब्लास्ट होता है तो वहां के लोगों को सबसे पहले क्या दे दिया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड की गोली। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लेंगे तो रेडिएशन से बचने का खतरा बहुत, मतलब बहुत हद तक रेडिएशन से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। ऐसा एक बार गलती से रूस का परमाणु रिएक्टर भड़क गया था, चेर्नोबिल। उसका गलती से भड़क गया अपने, दिक्कत हो गया। जापान में कई गो परमाणु बम गिरा? 2 ठो। दोनों कब गिरा? 1945। और 2011 में इसका अपना ही भड़क गया है, फुकुशिमा। क्या नाम था? फुकुशिमा। फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर जो है उसमें बिजली बन रहा था परमाणु से। अब वही भड़क जाएगा, कोई भी चीज बम का काम करेगा, सब भड़क गया वहां पे। जापान का किस्मतें फूटल है ससुरा। एक सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आता है? परमाणु बम 3-3 को कौन झेल लिया? 2 गो तो डायरेक्ट गिर गया, एक उसका अपना भड़क गया। अब जापान ने कहा है कि 2050 तक हमारा जितना भी परमाणु बिजली घर है सब हटा देंगे। रीजन क्या है? भड़क रहा है, उसके बाद फूड चेन क्या हो जा रहा है? खराब हो जा रहा है। इवन कि वहां जो पेड़ पौधे भी उगते हैं ना, वो भी पेड़ पौधा भी विकलांगे होता है। आम फलेगा, गुठलिए नहीं रहेगा, चाहे खाली गुठलिए हो जाएगा। छिलका है अंदर, गुठलिए, गुद्दा का पते नहीं है। आम निकलेगा, पत्तिए नहीं है, सब चीज डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो परमाणु बम जो है ना, वो डायरेक्ट उतना नुकसान नहीं करता है जितना इनडायरेक्ट करता है। वो एक तरह का क्या है? रेडिएशन है। और इससे भी खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, लेकिन वो उससे प्रदूषण नहीं होता है। अगर यहां परमाणु बम मारेंगे ना तो 5 किलोमीटर डैमेज करेगा, हाइड्रोजन बम मारेंगे तो 20 किलोमीटर डैमेज करेगा, लेकिन बस उतने भर। उसके बाद उससे रेडिएशन नहीं निकलता है। तो आप बताइए, आपको अगर मौका, अगर मान के चलिए आप कहीं मौका मिले तो परमाणु बम मारेंगे कि हाइड्रोजन बम? मारो परमाणु बम यहाँ पे सीधे। यहाँ तो कहेगा कि खतरनाक कौन होता है? शक्तिशाली हाइड्रोजन बम और खतरनाक परमाणु बम। शक्तिशाली, इससे भी खतरनाक होता है नाइट्रोजन बम। वो खाली जीव जंतु को मारता है, मारेगा ना तो ऑक्सीजन गायब कर देगा। टेम्परेचर बढ़ा देगा, ऑक्सीजन गायब कर देगा, खाली आदमी मरेगा। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन बम मारेंगे तो खाली हम लोग मरेंगे, कैमरा चालू रहेगा, खान सर लाइव। और ओकरा का मतलब है ऑक्सीजन से, समझ आएगी नहीं? सांस लेने की क्षमता खत्म कर देता है वहां पे। कोरोना कैसे है? केवल आदमियों को मार रहा है। सेम वैसे ही कौन बम है? नाइट्रोजन बम। तो ऐसा जगह अगर किसी का जमीन कब्जियाना है तो कौन बम मार दीजिए? नाइट्रोजन बम। पाकिस्तान के लिए आप लोग कौन सा सोचे हैं? हाँ, नाइट्रोजन बम। रीजन क्या है कि कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसकी हो जाती है, जो उसका मतलब उसके पिता दादा उसकी हो जाएगी। तो परमाणु अगर नाइट्रोजन बम मार देते हैं पाकिस्तान में, कोई बचेगा नहीं। तो जमीन किसका होगा? बाप का, उसके।